कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट, इसमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज बोथ ड्रेनेज अलाउड, एंड सेकेंड स्टेज ड्रेनेज अलाउड, ड्रेनेज अलाउड। इसका मतलब पोर वाटर प्रेशर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मोर ओवर एट द एंड नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, सारा तो पानी निकल गया, तो पानी ने तो कुछ प्रेशर लिया ही नहीं, पानी ने कुछ प्रेशर लिया ही नहीं, ड्रेन वाल ओपन है। अगर ड्रेन वाल ओपन है इसका मतलब या पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या करते जा रही है, डिक्रीज करते जा रही है। इसका मतलब वॉल्यूम पहले वाले केस में भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब तो इसमें भी ड्रेनेज अलाउ कर दिया, अब तो इसमें भी क्या कर दिया, ड्रेनेज अलाउ कर दिया। इसका मतलब अगेन देयर इज नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, किसी तरह का एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ही नहीं, सारा पानी निकलते जाना, निकलते जाना, निकलते जाना, कोई तरह का एक्सेस पोर वाटर प्रेशर नहीं, तो म्यू जीरो हुए जा रहा है। इसका मतलब आप दोनों ही टाइम क्या एनालिसिस कर सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हो, टोटल स्ट्रेस की जरूरत नहीं, टोटल बोलो इफेक्टिव बोलो सेम ही चीज है, क्योंकि म्यू दोनों ही टाइम क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे भी घटते घटते जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी घटते घटते जीरो हो रहा है, तो वॉट एवर इज टोटल दैट इज ओनली इफेक्टिव। तो चाहे टोटल स्ट्रेस पैरामीटर बनाओ चाहे इफेक्टिव स्ट्रेस बनाओ, एक ही बात है, बिकॉज म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। म्यू डेवलप होगा तब तो आएगा, म्यू डेवलप कब होगा, जब आप पानी को बाहर नहीं जाने दोगे तो म्यू की वैल्यू डेवलप होते जाएगी, अदरवाइज म्यू की वैल्यू डिक्रीज 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 होते होते जीरो आ जाएगी। आई बात समझ में आपको? अब क्योंकि ये ड्रेन कंडीशन है तो एनसीसी के लिए सी फिर से जीरो, तो ड्रेनेज अलाउड है, ड्रेनेज अलाउड है मतलब कि सेकंड स्टेज में भी ड्रेनेज अलाउड है, तो नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलपमेंट इन सेकंड स्टेज also इन सेकंड स्टेज ऑल्सो। इसका मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर ही नहीं है, कोई नेगेटिव डेवलप नहीं होना, कोई पॉजिटिव डेवलप नहीं होना, म्यू तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। फिर भी एनसीसी का वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है, क्यों? क्योंकि सिग्मा डी जो लग रही है वो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर तो 5 भी है सी भी है, तो यही तो फिगर बनता है। इसमें क्या फिगर समझो, जो यहाँ लिखा है उसी का तो फिगर बनाया। ये C0 वाला फिगर तो हमने तब सीख लिया था जब चैप्टर शुरू हुआ था। ये रहा C0 वाला फिगर, ये रहा C0 वाला फिगर, तब का सीखा हुआ है तो। ऑलरेडी डन दिस। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, इसका मतलब नाम में ही लिखा है, इट इज रिटन इन द नेम इटसेल्फ। अनकन्फाइंड मतलब क्या है, सिग्मा 3 जीरो है, सिग्मा 3 क्या है, जीरो है। सर इन सेकेंड स्टेज ऑफ CU टेस्ट, CU अंडरइन टेस्ट, ड्रेन इज नॉट अलाउड। हाँ, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम केवल और केवल उसमें OCC में हो रहा है। E डिक्रीज करने से यूनिट वेट ऑफ सॉइल तो बढ़ता है भैया।
सूरज यादव आप कंफ्यूज कर गए, ई डिक्रीज करोगे वॉइड रेशियो डिक्रीज करोगे डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। आपने लिखा है ई डिक्रीज करने से डेंसिटी बी डिक्रीज कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने लिखा है दैट इज ई डिक्रीजेस देन यूनिट वेट ऑफ सॉइल आल्सो डिक्रीजेस, डिक्रीज थोड़ी होता है, इंक्रीज करता है वो तो। चलो अब इसमें सिग्मा 3 0 है, साफ साफ लिखा है सिग्मा 3 0 है। अगर सिग्मा 3 0 है इसका मतलब सिग्मा 1 जो है एट फेलियर इज इक्वल टू ओनली सिग्मा टी, इज इक्वल टू ओनली सिग्मा टी, देयर इज नो सिग्मा 3 इन पिक्चर। मोर ओवर वी नो सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 2c 10 45 प्लस 5/2। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। एट द टाइम ऑफ फेलियर सिग्मा 1 रिमेन इक्वल टू व्हाट 2c 10 45 प्लस 5/2। ये फॉर्मूला निकल के आ गया इसके लिए, ये फॉर्मूला निकल के आ गया इसके लिए। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ फेलियर ओनली डेविड स्ट्रेस अप्लाइड, ओनली डेविड स्ट्रेस अप्लाइड इन एक्सियल डायरेक्शन, इन एक्सियल डायरेक्शन। और अगर यही चीज प्योर क्ले है, फॉर प्योर क्ले सिग्मा 1 विल बिकम टू व्हाट 2c, क्योंकि 5b क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 5b क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब ये बताओ ये चीज कहलाती है क्या, सिग्मा 1 को हम बोलते हैं QU भी बोलते हैं कई बार, QU विल बिकम टू 2c, QU को बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। C हो गया क्या कोहेजन। तो अगर आपको किसी भी प्योर क्ले का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है तो कोहेजन उसका आधा हो जाएगा, कोहेजन विल बी 50% ऑफ दैट। क्लियर है। ये वेन लैब एंड फील्ड मेथड। अब देखो क्या है ये वेन शियर टेस्ट, इसमें क्या है हमको एक लेनी है ये वेन, ये वेन शियर टेस्ट है। इसमें सिस्टम ऐसा है कि देयर आर द ब्लेड्स ओवर हियर, वी हैव टू पंच दिस इनसाइड द ग्राउंड, हमें ग्राउंड के अंदर इसको पंच करना होता है और इसको घुमाना होता है। अब जैसे इसको पंच करके घुमाओगे तो सॉइल अपने आप शेयर में फेल होती जाएगी और वो ये चीज आपकी काउंट करते जा रहा है, वो ये चीज आपकी काउंट करते जा रहा है। तो देखो पहले मुझे बनाने दो इसको, तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा।
ये सब के सब का कोई पोर वाटर प्रेशर into theta डाई ऑफ प्लेट, ये जो चीज है डाई ऑफ प्लेट लिख देता हूँ, D है डाई ऑफ प्लेट और H है हाइट ऑफ प्लेट, थीटा है रोटेशन, कितना रोटेशन कर रहे हैं, कितना शेयर स्ट्रेस आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से। वन वे शेयर करोगे तो D/12 हो जाएगा, S will become equal to K theta by D square H/2 D/12 D/12 हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ओनली ट्राइएक्सियल टेस्ट ही है जो समझने लायक है, बाकी सब तो ऐसे ही। नोट नंबर वन क्या है? नोट नंबर वन क्या है कि सेंसिटिविटी क्या होती है? रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ undisturbed clay to unconfined compressive strength of remolded clay। तो जो क्ले डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, उसका यूसीएस कितना आ रहा है और जिसको डिस्टर्ब कर देंगे तो उसका यूसीएस कितना आएगा, उसी का रेशियो कहलाता है क्या? सेंसिटिविटी। दैट इज ओनली द रेशियो सेंसिटिविटी। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इसको ट्राइएक्सियल टेस्ट से निकालो, चाहे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट से निकालो, चाहे वेन शियर टेस्ट से निकालो, वेरेवर यू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन केस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड और इन केस ऑफ रिमोल्डेड, डेफिनेटली रिमोल्डेड की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? आपने छुआ और उसकी शियर स्ट्रेंथ चली गई। आप सो रहे हो, आप कितने सेंसिटिव हो, आपको पैरों की आवाज से, जूतों की आवाज से आपकी नींद खुल गई, इतने सेंसिटिव हो। तो यूसीएस ऑब्वियस ही बात है किसका ज्यादा होना चाहिए? उसका ज्यादा होना चाहिए, जनरली वन से ज्यादा आना चाहिए इसका आंसर। सेंसिटिव मस्ट बी। और अगर नहीं है, इसका मतलब रिमोल्डेड की यूसीएस ज्यादा है, ये कोई बात नहीं। रिमोल्डेड की यूसीएस कैसे ज्यादा हो सकती है? रिमोल्डेड मतलब ऑलरेडी वो क्या हो चुका है? बिखर चुका है। क्लियर है? नोट नंबर 2, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, the property of soil by virtue of which soil regains its shear strength back with the time without change in void ratio and water content। इस थिक्सोट्रॉपी कहने का मतलब है, अगर किसी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ लॉस हो गई तो दो तरीके हैं, उसमें से पानी निकाल के उसका कंसोलिडेशन करके उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करो, या उसकी कॉम्पैक्शन कर दो तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी उसकी शियर स्ट्रेंथ समय के साथ खुद ही रीगेन हो गई, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो गमला होता है अपना गमला जिसमें हम पौधा लगाते हैं, उसमें हमने आज जाके खुरच दिया उसको पूरा, इन ऑर्डर टू पुट सम फर्टिलाइजर, हमने उसको पूरा खुरच दिया और छोड़ दिया।
छोड़ दिया, ना आपने उसमें पानी डाला ना वापस कुछ किया, थोड़े समय बाद आप देखोगे उस गमले में मिट्टी वापस जम जाती है अपने आप ही, वो थिक्सोट्रॉपी, दैट इज अ थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। दैट इज अ थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। नोट नंबर 3, अभी अभी हमने देखा अगर वॉल्यूम चेंज की बात करें, वॉल्यूम चेंज की अगर बात करें तो अगर लूज सॉइल हुई या एनसीसी हुई तो कंटिन्यूस वॉल्यूम चेंज होता रहता है। लूज सॉइल का कंटिन्यूस क्या होता रहता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है, जबकि ओसीसी का वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओसीसी का वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं शियर स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम चेंज की बात करें तो लूज सॉइल का, लूज सैंड या फिर एनसीसी का बिहेवियर तो सेम है, लेकिन अगर ओसीसी की बात करें या डेंस सैंड की बात करें तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है। ये ओसीसी या डेंस सैंड का बिहेवियर है, डेंस सैंड का बिहेवियर है। सेम चीज अगर मैं आपको बनवा दूं इसके लिए पोर वाटर प्रेशर चेंज के लिए, सो दिस इज प्लस पोर वाटर प्रेशर, दिस इज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, ये शियर स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन है। तो लूज सॉइल में पोर वाटर प्रेशर क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है, और यहाँ डेंस सैंड में ओसीसी में नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होती है। इसका मतलब नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगी किसमें, डेंस सैंड या ओसीसी में। ये अगर लूज सैंड की बात करें, इन केस ऑफ लूज सैंड पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगी, लूज सैंड या एनसीसी में पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रही है, और इसी को बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। क्योंकि पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होती है, बिकॉज द पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलपिंग, इट मींस म्यू इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। उस वजह से क्या हो रहा है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, और इफेक्टिव स्ट्रेस अगर रिड्यूस हुआ तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर शियर स्ट्रेंथ कम हुई तो बर्बाद हो गया। इसी को सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते हैं, इसी को सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इन लूज saturated silt or sand under shear strain, positive pore water pressure develops, positive pore water pressure develops। इससे क्या हुआ, hence as and sigma dash reduces, as a result shear strength decreases, known as soil liquefaction, known as soil liquefaction, known as soil liquefaction। सेम काम हमने देखा था क्विक सैंड कंडीशन में। क्विक सैंड कंडीशन में नीचे से पानी आया, उसने आपकी पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज किया, उससे आपका शियर स्ट्रेंथ लॉस हुआ, आपने बोला सर क्विक सैंड कंडीशन आ गई, बट उसके पीछे रीजन क्या था, सीपेज रीजन था। और यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ लो, एक चावल ले लो, टेक द राइस बाउल, ठीक है, सूखे चावल लो, उसको भिगो दो, भिगो दे चावल को, ठीक है, इतना ही भिगोना कि सैचुरेट हो, ज्यादा मत भिगोना, सैचुरेट कर जितना बस पानी उसके अंदर वॉइड्स में आ जाए उतना ही पानी डालना। फिर उस टेबल को जिस पर आपने रखा है उसको टक 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 हिलाना, तो पता क्या होगा, चावल हिलने लगेंगे, ऐसे 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 हिलने लगेंगे, हौले 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 पानी बाहर आता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लूज सॉइल थी, जो लूज राइस थे, इस तरह से लूज राइस थे, इसके बीच का पानी जो है आपके शियर स्ट्रेंथ की वजह से इनको जोर जोर से और धक्का मारने लगा और निकल के बाहर आ गया। अब जैसे ही पानी बाहर आ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे क्या करके ड्रॉप करेंगे, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, सॉइल लूज हो जा रही है, और ज्यादा लूज और ज्यादा फैले जा रही है। तो अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ, आप उसी चावल के ऊपर अगर आपने कुछ रखा होता वो तो नीचे धंस जाता, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं रही, पकड़ ही नहीं रही उनकी, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर एक्सेस डेवलप हो गया, यहाँ पे एक्सेस डेवलप हो गया।
स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर, दो पैरामीटर होता है, एक तो होता है बी। अब क्या दिखा रहा है बी, देखो इट इज अ चेंज इन पोर वाटर प्रेशर व्हेन यू आर चेंजिंग द सेल प्रेशर। तो इट इज शोइंग यू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर। बी की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है। इट विल बी 1 फॉर सैचुरेटेड सॉइल और इट विल बी 0 फॉर ड्राई सॉइल। दूसरा आता है ए बार, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यूरिंग द चेंज इन डेविड स्ट्रेस। तो ये जो सेकंड है वो सेकंड स्टेज के लिए है, सेकंड वाला जो है वो सेकंड स्टेज के लिए क्या लिख रहा है कि इट इज अ चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविड स्ट्रेस, डेविड स्ट्रेस। और एक्चुअली पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर ए डैश एंड बी नहीं है, एक्चुअली है ए एंड बी। एक्चुअली क्या है, ए एंड बी है, एक्चुअली क्या है, ए और बी है। और जो ए और बी के बीच में रिलेशन है वो ये है कि ए बार इज इक्वल टू ए इंटू बी। इट मींस ए विल बी ए बार डिवाइड बाई बी, तो ये बताओ टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर कितना आ गया। टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू डी। तो ये आ गया टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, दैट इज बी इंटू म्यू सिग्मा 3 प्लस ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी। अब ये बताओ सिग्मा डी क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा डी? सिग्मा डी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो चेंज इन सिग्मा डी कैन बी रिटन एज डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। सेम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 होता है। तो टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर सिग्मा 3 प्लस ए बार को क्या लिख सकते हैं, ए बी। ए बार कैन बी रिटन एज ए बी और ये डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। तो यहाँ से आप टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ऐसे भी बता सकते हो, बी चेंज इन लेटरल स्ट्रेस प्लस ए चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस माइनस चेंज इन लेटरल स्ट्रेस। ये टोटल चेंज इन पैरामीटर है। अब जो ए की वैल्यू है वो वेरी करती है बहुत ज्यादा। जो ए है वेरीज फ्रॉम -0.5 to 3, माइनस में भी जा सकती है, -0.5 to 3। Depends on what is your OCR, depending on OCR over consolidation ratio, OCR। क्योंकि माइनस में भी क्यों जा सकते हैं, क्योंकि डेविड स्ट्रेस की बात हो रही है। ड्यूरिंग द डेविड स्ट्रेस योर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कैन गो इन द माइनस इन केस ऑफ व्हाट, OCC। इसीलिए OCR पे डिपेंड करके, डिपेंड ऑन OCR, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसके अलावा स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसके अलावा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, etc. These all parameter will control this A value.
Is that clear? Shri Divya. अच्छा, empirical relation. Cohesion can be found with respect to effective stress multiplied by this value, and this is IP. IP means plasticity index. चलिए ठीक है, कल मिलेंगे। कल आपके सॉइल का टाइम रहेगा 5:30 एंड ऑनवर्ड्स अप टू मे बी 8 o'clock, जो भी टाइम रहता है। 5:30 ऑनवर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक बार सब कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। जस्ट कंफर्म मी इफ द ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब जो भी यील्डिंग आ रही है, जो भी फेलियर आ रहा है, जिसका वैल्यू 0.1 न्यूटन पर स्क्वायर है, ये कौन है? खुद ब खुद सिग्मा 1 है, या कह दो कि सिग्मा डी है, क्योंकि सिग्मा 3 तो यहाँ पे जीरो है, सिग्मा 3 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2, ये इक्वेशन है। इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू 0.1 है। अब आप सोचो कि एक ही तो इक्वेशन है, नाउ ओनली वन इक्वेशन इज देयर इन दैट इक्वेशन, c इज देयर, phi इज देयर, c भी वहीं पे है, phi भी वहीं पे, तो फिर कैसे करेंगे? एक ही क्वेश्चन दोनों है। लेकिन दूसरी बात बोली है कि फेलियर हो रहा है 40 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। आपको कल ही मैंने बताया कि सॉइल का सैंपल ऐसा बनता है, यहां पे सिग्मा 1 आती है और यहां पे सिग्मा 3 आती है, और हम जो फेलियर प्लेन बनाते हैं, उसमें थीटा सी हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं। थीटा सी वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम हियर, और इसकी वैल्यू हम 45 प्लस 5/2 लिखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है 40 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, इट मींस दिस वैल्यू 40 डिग्री इज गिवन टू यू, दिस वैल्यू 40 डिग्री इज गिवन टू यू। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री हो जाएगी। थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री हो जाएगी। और अगर थीटा सी 50 डिग्री हो गया, मतलब 45 प्लस 5/2 कितना हो गया? 50 हो गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 × 2 10 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी सीधी 10 डिग्री। और अगर फाई की वैल्यू 10 डिग्री आ गई, हो गया काम खत्म। 0.1 2c tan 45 प्लस 10/2, यहां से निकाल लीजिए c की वैल्यू कितनी आएगी। तो c भी आ गया, फाई भी आ गया, दोनों के दोनों अपने बन गए क्या? दोनों के दोनों अपने बन गए क्या? पैरामीटर। तो 2 डिवाइडेड 0.1 डिवाइडेड बाई 10 50 0.0419, ये बन गया 0.0419 न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर। इज दैट क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ये सबसे आसान क्वेश्चन था, पहला सवाल। सर 40 डिग्री गिवन, अरे तो 40 डिग्री वर्टिकल से गिवन है ना, 40 डिग्री वर्टिकल से गिवन है। हमेशा काउंट कहां से होता है? हॉरिजॉन्टल से काउंट होता है। तो थीटा सी की वैल्यू 40 डिग्री नहीं हुई ना, थीटा सी की वैल्यू 50 डिग्री हो गई, बिकॉज वी कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, वी हैव डन आवर एनालिसिस व्हिच हैज टेकन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है सूरज यादव? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ऑफ क्ले fails at cell pressure of 60 kilonewton per meter square,
15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फाई डैश की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री। कैलकुलेट द डेविएटर स्ट्रेस। ओसीसी सॉइल होगी। बाकी ड्रेन्ड टेस्ट में तो क्या आता है, चलो करो जरा, कितना आ रहा है, कैलकुलेट डेविएटर स्ट्रेस कितना आ रही है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है 60, सिग्मा 3 कितना है 60, 10 स्क्वायर 45 प्लस 20/2 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 15, 10 45 प्लस 5/2। यहां से आ जाएगा सिग्मा 1, सिग्मा 1 65 है, ये 60 है, प्लस सिग्मा डी निकालना है, तो सिग्मा डी कितना आ गया 105 kPa आ गया, 105 kPa आ गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, दिस इज हियर ओनली द वाटर टेबल। द गामा सैचुरेटेड रिएजेंस इज 21 किलोटन पर मीटर क्यूब, दिस इज लेट अस से 5 मीटर एंड दिस एंटायर इज ऑफ क्ले। कैलकुलेट liquid limit is 50% and plastic limit is 32%। और liquid limit plastic limit of clay की गिवन है, आपको निकालना है इसका shear strength या फिर cohesion। कितना आएगा, cohesion निकालनी है, क्या वैल्यू होती है cohesion की, cu डिवाइड बाई सिग्मा z डैश इज इक्वल टू 0.11 प्लस 0.0037 IP। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। समझ हो गया, मतलब कि 21 माइनस 10 इंटू 5 आ गया इज इक्वल टू 0.11 प्लस 0.0037 और आईपी की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 32। दिस इज आईपी वैल्यू। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट सीयू वैल्यू इज। You can directly calculate what CU value is. What CU 10 into 5 आ गया, तो CU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डैश जेड कितना है, ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, मतलब कि 21 माइनस 10 into 5 आ गया इज इक्वल टू 0.11 प्लस 0.00 0.0037 और अप्लाई कीजिए as follows। सिग्मा 3 सेल प्रेशर 200 kPa इस 200 kPa। 10 कैसा है, अरे भाई 21 गामा सैचुरेटेड है, गामा डैश कैसे निकलेगा, क्लास में है क्या, बताइए। सीडी टेस्ट है वो भी किस पे, एनसीसी पे। तो हमें पता है सीडी टेस्ट जब भी एनसीसी पे करते हैं, सीडी करो चाहे सीयू करो, एनसीसी पे जैसे आपने टेस्ट किया वहां पे सी हो जाती है 0 और 5 हो जाता है क्या फिक्स, सी 0 हो जाती है, ये हमने देखा हुआ है। तो इसका मतलब सी इसमें 0 है, तो फिर पीछे क्या बचा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है इज इक्वल टू सिग्मा डी 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो फिर ये कितना है 120 और 200। You need to calculate only the phi value. Tell me what is the phi value. Very good.
27 डिग्री के आसपास फाई आ गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले मोल्डेड sensitivity in undisturbed state is what is सेंसिटिविटी क्या होती है? यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय यूसीएस ऑफ रिमोल्डेड, ये होती है। अब ये बताओ, आपको शेयर स्ट्रेंथ दी है किसकी? रिमोल्डेड किसकी? अनडिस्टर्ब्ड की शेयर स्ट्रेंथ दिया, मतलब सी की वैल्यू दिया है। तो यूसीएस कितना होगा? हमें पता है यूसीएस कितना होता है, QU = 2C होता है। इसका मतलब ये तो 200 हुआ, 2 into 100 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है? यूसीएस दे रखा है। ये आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है? यूसीएस दे रखा है। तो ये तो 2.66 हो गया। इट इज गोइंग टू बी 2.67। mm and test is 100 and test is 100। ये कर (40 स्क्वायर), ये तो क्या π/4d स्क्वायर A0, क्योंकि 100 है तो वॉल्यूम चेंज कुछ होना नहीं है। 1 माइनस एप्सिलॉन कितना होगा? 8 mm डिवाइड बाई 80 mm। ये हो गया, खत्म। दिस इज द एरिया व्हिच इज नॉट, दिस इज गेटिंग फेल्ड अंडर द लोड ऑफ समथिंग। लेट से कुछ भी लोड आ रहा है तो आप इसकी वो निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कन्फाइंड शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कन्फाइंड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। लेट से मैं बोल रहा हूं कि यही सॉइल फेल हो जाती है 50 न्यूटन के लोड पे, तो स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? लोड डिवाइड बाय फाइनल एरिया, तो 50 डिवाइड बाय 1395.55, इसका मतलब 0.0358 न्यूटन पर स्क्वायर इसकी क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस तरह से निकालते हैं। Is that clear for everybody? V is equal to 50 kPa. Critical from नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। Then 45 plus 5/2 टेंडर इज व्हाट? थीटा सी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? थीटा सी 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 डायरेक्ट क्या है? थीटा सी है, थीटा सी है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, एक तो ये चीज होगी, प्लस 2c tan phi होता है। तो अच्छा, एक मैं मिस कर गया, इन ट्रायक्सियल टेस्ट ऑन एनसीसी, ट्रायक्सियल टेस्ट ऑन एनसीसी। तो जैसे आपने एनसीसी लिखा, सी वैसे ही 0 हो गया। इना 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 ऐसा लिख लो, इना सीयू ट्रायक्सियल टेस्ट। अब पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई मिस दैट, किसी को 0 करवाना था मुझे। तो अगर आपने सीयू टेस्ट किया है, कंसोलिडेटेड अंडरलाइन टेस्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली पोर वाटर प्रेशर आपका डेवलप होगा। सेकंड केस में, सेकंड केस का पोर वाटर प्रेशर ले लिया है, लेकिन सी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, 5 की वैल्यू डेवलप हो जाएगी। तो बस आपको वही 5 की वैल्यू डेवलप होगी, थीटा सी डायरेक्ट निकाल लीजिए। बट ये जो थीटा सी आएगा वो हॉरिजॉन्टल से आता है, ये जो थीटा सी आता है हॉरिजॉन्टल से आता है। हमको कहां से निकालना पड़ेगा? वर्टिकल से निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम वर्टिकल। तो सिग्मा 1 टेस्ट कितना होगा? सिग्मा 1 टेस्ट हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। ये तो हो गया क्या? सिग्मा 1 माइनस कर दो म्यू, ये क्या है? सिग्मा 3 म्यू 10 स्क्वायर थीटा सी। तो ये हुआ आपका 100 प्लस 150, 250, 250 माइनस 50, 200 डिवाइडेड बाई सिग्मा 3 माइनस म्यू 50 10 स्क्वायर थीटा सी। तो थीटा सी की वैल्यू कितनी आ रही देख लेते हैं, 3 डिग्री। लेकिन हमको चाहिए किससे? वर्टिकल से। इसलिए फ्रॉम वर्टिकल इट विल बी हाउ मच? 90 माइनस 63.43, 90 माइनस 63.43, इसका मतलब क्या? 26.57 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर।
26.57 degree would be the correct answer. If during triaxial test, if for cell pressure keep, if टेनिस बॉल क्लोज है तो क्या सिचुएशन होगी? कौन डेवलप हो गया आपका? ये डेवलप हो गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आई? 400 माइनस 250, 150 के इफेक्टिव स्ट्रेस ये आ गई। उसको मैंने इंक्रीज किया अप टू 400, इंक्रीज किया अप टू 400, मतलब कितना इंक्रीज किया? 250 से इंक्रीज किया। जो भी मैंने इंक्रीमेंट किए वो किसके पास चली जाएगी? पोर वाटर, क्योंकि ड्रेनेज वॉल क्लोज है। अब इसी क्वेश्चन में बता दो, इसी क्वेश्चन में बता दो व्हाट विल बी टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस इफ ड्रेनेज वॉल ओपन। कंसोलिडेशन लो, अब कितना हो जाएगा? बाहर आ रहा है, पूरा बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब म्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर म्यू 0 हो गई इसका मतलब सिग्मा कितना? 400, सिग्मा डैश भी कितना? 400। सीडी डैश हो गया ना, तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो ये भी 400, ये भी 400। Drainage was closed, comma A bar A if B is equal to 1, if B is equal to 1. Now remaining all the things you need to calculate. सेल प्रेशर में कोई इस कितना चेंज आ गया है? 70 kPa, 70 kPa। इसका मतलब टोटल स्ट्रेस कितना हो गया? टोटल स्ट्रेस कितना हो गया? सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 आपका 400 चल रहा है पहले से, टोटल स्ट्रेस कितना हो गया? सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 आपका 400 चल रहा है, ऊपर से आपने 120 अप्लाई कर दिया, ये 520 हो गया। पोर वाटर प्रेशर कितने डेवलप होगी? 70। इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? 520 माइनस 70 कितना आ रहा है? 420 और 50, 450 kPa। इफेक्टिव स्ट्रेस 450 आ गया। एक तो ये बात। दूसरा, ये तीनों तो हो गए। अब ए बार कितनी आ रही है? ए बार होता है चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यूरिंग डेविड स्ट्रेस, ड्यूरिंग डेविड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन डेविड स्ट्रेस। और डेविड स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन टोटल स्ट्रेस माइनस ये डेल्टा सिग्मा 3। तो चेंज इन टोटल स्ट्रेस क्या आया? पिछली बार टोटल स्ट्रेस कितना था? 400, अभी कितना हो गया? 520 हो गया। मतलब ये चेंज आया 120 का। और चेंज इन सेल प्रेशर कितना है? 0। बोला कि कोई चेंज नहीं करना, ये 0। और ये चेंज कितना हुआ? 70। इस दौरान चेंज कितना हुआ? 70। तो 70 डिवाइड बाय 120 ये आ गया। अगर आपको 1 देती है तो ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0.583 ही आ जाएगी। ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0.583 आ जाएगी। ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा। सिग्मा एन विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 cos 2 थीटा सी। अब टास्क आ गया कि थीटा सी कैसे निकालें? तो थीटा सी निकालने के लिए आपको ये दो वैल्यूज दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क इज थीटा सी। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर, थीटा सी के नाम से ले लो, चलो थीटा सी के नाम से ले लेते हैं। तो सिग्मा 1 तो कितना हो जाएगा? 130 प्लस 50 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा सी। तो देखते हैं थीटा सी कितना आ रहा है, 20। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो सिग्मा एन कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 कितना है? सिग्मा 1 मैं निकाल देता हूं, 180 है, 180 kPa, क्योंकि 130 प्लस 50 हो गया तो ये 180 आ गया। प्लस सिग्मा 3 कितना है? सिग्मा 3 50 हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर ये 180 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। cos 2 थीटा सी मतलब कि 62.20 को मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा एन कितना आ गया? देखिए cos 5 प्लस 5 बाई 2, तो यहाँ से 5 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो 62.20 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 34.4 डिग्री है। तो ये 34.4 डिग्री आया। तो शेयर स्ट्रेंथ कितनी आ गई? देखो 78.28 10 34.4, ये आ गया 54 kPa के आसपास। दिस इज व्हाट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द नॉर्मल स्ट्रेस। एनीथिंग
कोहेजन जीरो क्यों है? प्रेशर थ्योरीज। अब अर्थ प्रेशर थ्योरी का क्या मतलब है? अब हमें एक ऐसी रिटेनिंग वॉल डिजाइन करनी है जो इस किसी भी बैकफिल के लोड को रिटेन कर सके। अब ये जो चैप्टर है अर्थ प्रेशर थ्योरी हो गया, इसके अलावा चैप्टर हो गया आपका, क्या नाम इसका, क्या बोलेंगे इसको, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप हो गया, इनफैक्ट अभी आ गया फाउंडेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको लैंड करवाती है किस जगह पे? एप्लीकेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ पे। कि अभी हमारा देखो कैसे सॉइल के चैप्टर डिजाइन, आप एक बार देखना सॉइल के चैप्टर कितने खूबसूरती से डिजाइन है, आप एक बार इसको देखना। क्या हो गया यार, आप क्या 11:30 से 5:30 में डल हो गए क्या? 11:30 से 5:30 तो क्लास लगी है, 11:30 से 5 o'clock तक की तो क्लास लगी, उसमें डल हो गए क्या? ऐसे क्या घबरा रहे हो यार? मैं तो कल रात को 10 बजे तक क्लास लिया था। 10 बजे क्लास लेने के बाद खाना खाया, घर पे घर जाके खाना खा के 11 o'clock मैंने घर से कैब पकड़ा। 2 बजे की मेरी फ्लाइट थी। 2 बजे से मैं पुणे के लिए उड़ा, 4 बजे पुणे पहुंचा। घर पे आते आते गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते 5:30 या 5 बज गए। सुबह 8 बजे से क्लास चल रही है। और कल आपकी क्लास ली थी 11:30 से कितना, 11:30 से 2:30 लिया था। उसके बाद 6 से 10 शाम को क्लास लिया था। और नहीं, थका मत करो यार, है ना। अब यही है, इसको अदरवाइज मत लेना। चैप्टर है लेकिन अपने काम का बहुत ही कम है इसमें। दिस रिटेनिंग वॉल ऑफ एच हाइट, अभी समझना फिर लिखवा दूंगा। ये रिटेन कर रही है किसी न किसी बैकफिल को। दिस वॉल इज रिटेनिंग समथिंग इन द बैकफिल, ये बैकफिल कहलाता है। तो बैकफिल में सॉइल भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको रिटेन करने के लिए आपने वॉल बनाई है। जैसे कि आपकी ब्रिज की वॉल होती है, जैसे कि ब्रिज के अबटमेंट होते हैं। कोई भी चीज जो किसी को रिटेन कर ले, कोई भी चीज जो किसी को रिटेन, जैसे हम शीट पाइल वॉल बनाते हैं, हमने सीपेज में देखा, हमने शीट पाइल वॉल बनाई, वो जो एक लंबी सी वॉल करके दे दी। तो कोई भी चीज जो रिटेन कर ले, एनीथिंग विच इज गोइंग टू रिटेन एनी बैकफिल, जो इस बैकफिल को क्या कर ले, रिटेन कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। समझ में आ गया? ये रिटेनिंग वॉल है। हमें इस रिटेनिंग वॉल की डिजाइन करनी होती है, हमें इस रिटेनिंग वॉल की डिजाइन करनी होती है। उसको अर्थ प्रेशर थ्योरीज बोलते हैं। रैंकिन थ्योरी आती है, कूलम्ब्स थ्योरी आती है। एक्टिव प्रेशर लगता है, पैसिव प्रेशर लगता है, अभी सब डिटेल में देख लेंगे। अब ये जो सरचार्ज है, जैसा मैंने बताया वैसा भी हो सकता है, या फिर सरचार्ज एक इंक्लिनेशन पे भी हो सकता है। जैसे ये वॉल है, HIT की वॉल है, ये आपका सरचार्ज जो है इंक्लिनेशन पे भी हो सकता है। ये बीटा एंगल, इसको सरचार्ज एंगल बोलते हैं, इसको सरचार्ज एंगल बोलते हैं। इस पे भी हो सकता है। तो the backfill can be horizontal and can be inclined with the surcharge angle beta, दोनों ही चीज पॉसिबल है, लेकिन दोनों के इफेक्ट अलग अलग आएंगे। अब क्या हो सकता है, ये जो बैकफिल है, इसके फोर्स की वजह से वॉल का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरह का अर्थ प्रेशर डेवलप होगा। अगर इसके फोर्स की वजह से कौन सा फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स। हम अब तक क्या पढ़ते आए? वर्टिकल फोर्स। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं। इसका मतलब हम अब तक सिग्मा 1 पढ़ते आए हैं, अब सिग्मा 3 के बारे में देख रहे हैं कि सिग्मा 3 इसको मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर इसके मारने से अगर वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल चली जाती है, उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। और अगर वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल आ जाती है तो उसको हम पैसिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। और कुछ भी हिलती जुलती नहीं है तो उसको एट रेस्ट कंडीशन बोलते हैं। प्लीज लिखिए अर्थ प्रेशर थ्योरीज, राइट डाउन। अर्थ प्रेशर थ्योरीज। लिखिए while designing the retaining wall, sheet pile wall and other retaining structure, while designing the retaining wall, sheet pile wall and earth retaining structure,
pressure exerted by retaining material, pressure exerted by retaining material, pressure exerted by retaining material on the structure is considered, on the structure is considered on the structure is considered. Next point, the material which is to be retained, the material which is to be retained the material which is to be retained is known as backfill, is known as backfill. Whose surface may be horizontal or inclined with surcharge angle, whose surface may be horizontal or inclined with a surcharge angle. With a surcharge angle. अब देखते हैं पूरी कहानी, ठीक है? Now we'll see the entire story. पूरा समझना बात को, पूरा समझना बात को कि मैं एक जनरल कंडीशन लेके आपको पूरा टॉपिक समझाता हूं. देखो, जनरल कंडीशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम एट रेस्ट कंडीशन कि कुछ हुआ ही नहीं वॉल को, एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है? अभी लिखना नहीं है, एट रेस्ट कंडीशन ले रहे हैं. ये वॉल है और इसके अंदर यहां पे मान लीजिए एक सॉइल का एलिमेंट है. दिस इज ए एलिमेंट ऑफ सॉइल, दिस इज एलिमेंट ऑफ सॉइल. ओवर दिस एलिमेंट ऑफ सॉइल, ध्यान से देखना, ओवर दिस, ये 3D डायग्राम मान लो इसका, मैं थोड़ा 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेता हूं. इस एलिमेंट का एक 3D डायग्राम मान लो इस तरह से. ओवर दिस एलिमेंट ऑफ सॉइल up to this height the vertical stress is coming, up to this height the vertical stress is coming, up to this height the soil which is here is putting the horizontal stress like this, and the soil which is here is putting the horizontal stress like this. Overall whatever the horizontal stress is coming over the wall that cause the failure of the wall. अब एक रूम समझ लो, एक रूम समझ लो, बहुत बड़ा रूम या कोई भी रूम ले लो, आपका रूम ले लो. अब आपके रूम में मान लो मिट्टी भरी है और उसके बीचों बीच जो मिट्टी का पार्टिकल है, बीचों बीच जो मिट्टी का पार्टिकल है उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है. उसके बीचों बीच जो मिट्टी का पार्टिकल है उसके ऊपर टोटल लोड ऑफ द मिट्टी भी आ रहा है, इधर से भी लोड आ रहा है, इधर से भी, ऑल द 3 वेज इट इज फेसिंग द लोड. और मुझे इसको स्ट्रेन नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी 0, बिकॉज एट रेस्ट कंडीशन है तो स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी व्हाट, 0. ध्यान से सुनना, ध्यान से, स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज व्हाट, 0. अब ये बताओ जब 3D स्ट्रेस लग रहा होता है तो स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आता है? आपको सोप में सिखाया होगा. स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इसकी वजह से स्ट्रेन कितना आएगा? सिग्मा h by e माइनस म्यू by e. देन द लेटरल टू स्ट्रेसेस, दो जो लेटरल स्ट्रेस लग रहे हैं कौन कौन से? सिग्मा v प्लस सिग्मा h. आई बात समझ में? अब मुझे इसको लेके आना है 0, तो 0 इज इक्वल टू सिग्मा h by e म्यू by e सिग्मा v प्लस सिग्मा h. तो यहां से म्यू बाई ई सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा एच बाई ई. ई से ई कैंसिल हो गया, म्यू सिग्मा एच माइनस सिग्मा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वी. सही जा रहे हैं क्या? इधर आ जाएगा, हाँ. तो यहां से सिग्मा एच को मैंने कॉमन लिया, उधर से अगर मैं सिग्मा वी को नीचे ले आऊं तो ये हुआ म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू. इसका मतलब सिग्मा h डिवाइड बाई सिग्मा v की वैल्यू आ गई है म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू.
और जो रेशियो होता है सिग्मा एच और सिग्मा वी का, उसी को हम बोलते हैं क्या, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। दैट इज ओनली नोन एज व्हाट, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। नीचे नॉट लगा दिया, मतलब ये एट रेस्ट कंडीशन का है। म्यू का मतलब क्या हुआ यहां से, म्यू हुआ पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल। यहां से आप मुझे पॉइजन रेशियो भी निकाल के दिखा सकते हैं। फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू कैन टेल मी व्हाट इज द पॉइजन रेशियो आल्सो। तो पॉइजन रेशियो इज कमिंग एज सिग्मा एच डिवाइडेड बाय सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच। और अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की बात करूं तो उस हिसाब से सिग्मा एच क्या होता है, सिग्मा 3 होता है, ये सिग्मा 1 होता है, ये सिग्मा 3 होता है। ये आपके पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला भी है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको वहां पे दे सकता था पिछले टेस्ट में, पिछले वाले चैप्टर में, कि एक सॉइल है जिसपे सेल प्रेशर लग रहा है 60 kPa, डेविड स्ट्रेस लग रहा है 100 kPa, मतलब सिग्मा 1 हो गया 160। बताओ उसका पॉइजन रेशियो क्या होगा, तो आप वहां से वो भी चीज बता सकते हो। एनीवेज यहां पे इस पॉइजन रेशियो का क्या है, एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब जो K नॉट आया है ये है रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर टू वर्टिकल प्रेशर known as coefficient of earth pressure, known as coefficient of earth pressure। इसी को हम बोलते हैं coefficient of earth pressure। तो कुल मिला के बात क्या हुई, कुल मिला के बात ये हो गई सर, कुल मिला के बात ये हो गई कि कभी भी मुझे सिग्मा एच निकालना होगा, मैं K से मल्टीप्लाई करा दूंगा किसको, सिग्मा V को। अब वो जो K है वो एट रेस्ट कंडीशन का भी हो सकता है, एक्टिव कंडीशन का भी हो सकता है, पैसिव कंडीशन का भी हो सकता है। तो कुल मिला के मुझे करना कुछ नहीं सर, मुझे किसी भी हाइट पे आप मुझे वर्टिकल स्ट्रेस बता देना, किसी भी हाइट पे। इस हाइट पे वर्टिकल स्ट्रेस कितना है, गामा इंटू लेट अस से ये हाइट 2 मीटर है, तो यहां तक कितना हो गया वर्टिकल स्ट्रेस, अरे बोलो ना यार, वर्टिकल स्ट्रेस कितना हो गया, गामा इंटू 2 हो गया। उस गामा इंटू 2 को जैसे मैं K से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ जाएगा, जो मुझे क्या करेगा, फेल करेगा अर्थ प्रेशर के केस में। इज दैट क्लियर और नॉट? लिखिए इसको पूरे। EH क्या है, अरे एप्सिलॉन H है भाई, स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या बता दिया मैं, ये स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये सोम में पढ़ा है ना यार, ये तो सोम की चीज है, ये तो सोम की चीज है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा एच डिवाइड बाय ई तो होता है स्ट्रेन। अब 3D स्ट्रेन लोगे, अभी यही मैं एप्सिलॉन एच इसकी वजह से निकालूंगा, क्या लिखूंगा, सिग्मा एच प्लस ई माइनस म्यू बाई ई, सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच। अगर मैं एप्सिलॉन वी निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा वी बाई ई माइनस म्यू बाई ई, बाकी दोनों लेटरल स्ट्रेस सिग्मा एच। तीनों को ऐड कर दोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। ये तो सोम की चीज है। Got it, everybody? Yes, very good. सूरज यादव बिल्कुल सही बात समझी आप। अब यही जो K नॉट है, पहले ये खत्म करो फिर मैं लिखवाता हूं। K नॉट की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाई।
लिख दिया? ये हो गया एट रेस्ट कंडीशन. दिस इज एट रेस्ट कंडीशन. एट रेस्ट कंडीशन. Done? Can I proceed?